Hello and welcome back. This is lecture number 13, Issue of Right Shares, Chapter 1, Issue of Shares, Corporate Accounting. आज के लेक्चर में हम इशू ऑफ राइट शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. इशू ऑफ राइट शेयर क्या होता है? जब कोई भी कंपनी जिसने ऑलरेडी अपने शेयर्स इशू कर दिए हैं वो कुछ एडिशनल कैपिटल अरेंज करने के लिए शेयर्स इशू करती है और वो शेयर अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको एक प्रपोर्शन में उनकी जो कैपिटल है, जो ऑलरेडी उनके जो शेयर्स एक्वायर्ड है उसके रेशो में उनको जब वो शेयर ऑफर करती है तो हम उसको बोलते हैं राइट शेयर्स या इशू ऑफ राइट शेयर्स. ठीक है, तो कोई भी कंपनी होती है, मान लीजिए आपने शेयर इशू कर दी है, आपने कैपिटल अरेंज कर ली है, बट अब आपकी कंपनी थोड़ी कुछ एडिशनल कैपिटल अरेंज करना चाहती है तो वो दोबारा से शेयर इशू करेगी. अब कंपनी के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि उन शेयर्स को जो वो इशू कर रही है उसको वो अपने एडिशनल कैपिटल के अरेंजमेंट के लिए उसको जो अपने ऑलरेडी जो उसके शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको ऑफर करे सबसे पहले, क्योंकि उनका राइट होता है उन शेयर्स के ऊपर. तो उनको ऑफर करे अगर कंपनी ने अपना कोई और रेजोल्यूशन पास करके कोई और कंडीशन नहीं रख रखी है तो. और क्योंकि इन शेयर्स के ऊपर ये जो एडिशनल कैपिटल के लिए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं इसके ऊपर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का राइट होता है उनके लिए अप्लाई करने का, इसीलिए हम इन्हें राइट शेयर्स बोलते हैं. ठीक है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर रहे हो, उनकी जो भी उन्होंने शेयर्स हैं उसके इनके जिस भी प्रोपोर्शन में उसी प्रोपोर्शन के अंदर. फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कह सकती है कि हर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको हर 3 शेयर पे 1 शेयर आप दोगे, या हर 4 शेयर पे 1 शेयर दोगे, या हर 1 शेयर के बदले में आप 1 शेयर दोगे. तो इस तरीके से आप उनको ऑफर करते हो. फिर वो शेयर होल्डर चाहे तो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और चाहे तो उस ऑफर को वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं. अब जो ये आप करते हो राइट इशू, इसके रिगार्डिंग जो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं. तो सबसे पहले क्या है कि कंपनी जो वो राइट इशू के लिए जो ऑफर करती है प्राइस वो यूजुअली मार्केट प्राइस जो होता है शेयर्स का उससे कम होता है. ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको एक मॉनेटरी बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है क्योंकि उनको जो कंपनी के शेयर हैं वो कम प्राइस पे मिल जाते हैं मार्केट के मुकाबले. दूसरा यहाँ पे एडवांटेज एक ये होती है कि जो कंपनी का कंट्रोल ऑफ कंपनी है वो प्रिजर्व होता है, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके ही हाथों में. क्योंकि देखो क्या होता है, आप जो शेयर्स इशू कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू कर रहे हो, आप किसी और को नहीं लेके आ रहे हो. शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के ओनर्स, ओके, उनके हाथों में एक तरह से कंपनी का कंट्रोल है. तो आप क्या करते हो, कंपनी का कंट्रोल उन्हीं लोगों के हाथों में रहता है जो पहले से आपके शेयर होल्डर्स हैं. आप किसी और को और किसी को अपना शेयर होल्डर नहीं बना रहे हो. साथ ही साथ एक और फायदा भी है कि क्योंकि आप पहले से ही जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो क्या होगा, और वो भी मतलब एक तरह से बराबर उसके अंदर, तो उनको जो आपस में जो बेनिफिट का जो मतलब उनकी जो आपस की जो रेशो है उनकी ओनरशिप का कि वो भी डाइल्यूट नहीं होता है. अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं, ठीक है, और मान लीजिए ये जो 10,000 शेयर है ये सिर्फ 2 ही शेयर होल्डर हैं, हम एक एग्जांपल के तौर पे ले रखे हैं. एक के पास 5,000 शेयर है, एक के पास 5,000 शेयर है, तो हम कह सकते हैं एक तरह से 50-50% दोनों की ओनरशिप यहाँ पे कंपनी की हो रही है, कंट्रोल जो कंपनी के ऊपर है. अब मान लीजिए कंपनी को कह सकते हैं हम 6,000 शेयर और एडिशनल इशू कर रहे हैं, ठीक है, एडिशनल कैपिटल के लिए. अगर तो ये शेयर कोई दूसरे बाहर वो पब्लिक को इशू करती है और मान लीजिए 6,000 किसी एक ही पर्सन ने मान लीजिए कर लिए सब्सक्राइब और वो बन गया शेयर होल्डर, तो उसके पास ये जो डिविडेंड बटेगा अब ये इन 3 लोगों में बटेगा. तो इनकी जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो गई. अब ये 50-50% की ओनरशिप नहीं रही है, ये कम हो गई है और यहाँ पे इसकी भी ओनरशिप यहाँ पे इसका कंट्रोल आ गया है. ठीक है, लेकिन अगर यही शेयर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है मान लीजिए, तो
3,000 शेयर ये ले लेता है, 3,000 शेयर ये ले लेता है, अब इसके हो गए 8,000 और अब इसके हो गए 8,000, तो अब भी इनकी ओनरशिप का जो रेशियो है वो है 50 और 50%। तो इनकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनकी ओनरशिप जो है वो डाइल्यूट भी नहीं हुई है यहाँ पे। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका। दूसरा बेनिफिट, एक और बेनिफिट है कि यहाँ पे जो कैपिटल की जो अरेंज करना होता है, जो कंपनी को अरेंज करनी होती है, तो कैपिटल आने में यहाँ ज़्यादा सर्टेनिटी है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर रहे हो, तो यहाँ पे कंपनी को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि उनके पास कैपिटल आ जाएगी बाहर शेयर पब्लिक में शेयर इशू करने के बजाय। एक होती है जो आपकी 90% वाली जो शर्त होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली, वो राइट इशू में भी एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ भी आपको 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है जो भी शेयर आप ऑफर कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, पर यहाँ ज्यादा चांस है कि कंपनी को जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल उनकी अरेंज हो जाएगी पब्लिक को इश्यू करने की बजाय। ठीक है, इससे कंपनी की इमेज में भी काफी सुधार होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है वो अपनी कंपनी की जो प्रोस्पेरिटी है उसको अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटने में इच्छुक है। दूसरा ये है कि इसके अंदर राइट इशू में जो आपके शेयर इशू करने के एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं पब्लिक को शेयर इशू करने के बजाय। और यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं उनको कंपनी में इन्वेस्ट करने की एक आप एक अपॉर्चुनिटी देते हो, जिस कंपनी को वो पहले से ही अच्छे से जानते हैं, तो उनको ज़्यादा भरोसा भी होता है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और एक और फायदा है बहुत बड़ा कि अगर आप अपने जो शेयर्स हैं, अगर आप उनको अपने पहले से ही जो आपके शेयर होल्डर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनको इशू कर देते हो, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी के, उनके पास बहुत ही कम चांस बच जाता है कि वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करें। मिसयूज कैसे? कि वो इन नए शेयर्स को अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे, बहुत कम प्राइस के ऊपर इशू कर दे। तो डायरेक्टर्स अपने जो है इसको अपनी पोजीशन को मिसयूज नहीं कर पाते अगर कंपनी की ये पॉलिसी है कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर जो है वो सबसे पहले ऑफर कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट थे राइट इशू ऑफ राइट शेयर्स। अच्छा, ये जो आप इशू करते हो राइट शेयर्स को, ये आप कंपनी एट पार भी कर सकती है और एट प्रीमियम भी कर सकती है। कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है। कंपनी सारा का सारा जो प्राइस होता है वो एप्लीकेशन पे भी मंगा सकती है और वो अलॉटमेंट पे भी। तो जैसे हम नॉर्मल जो आपकी एंट्री करते हैं शेयर इशू की, बिल्कुल वैसे ही इसकी एंट्री होती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की भी यहाँ पे होती है। और जो अलॉटमेंट आपको करनी है शेयर्स की, एक बार एप्लीकेशन आ गई तो 12 महीने के अंदर अंदर आपको जो है शेयर्स की अलॉटमेंट कर देनी है। जनरल एंट्रीज आपकी वैसे ही रहती हैं जैसे आपकी नॉर्मली दूसरी इशू ऑफ शेयर्स में रहती हैं। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि आपका जो कंपनीज एक्ट है वो इसके बारे में क्या बोलता है राइट शेयर्स के बारे में। जहां पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाना चाहती है किसी भी वक्त पे, कब? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years ऑफ द फॉर्मेशन, मतलब अपनी कंपनी के फॉर्म हो जाने के 2 साल के बाद अगर कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, या एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एक पहला जो शेयर्स को अलॉट कर दिया उन्होंने पहली बार, उसके 1 साल के बाद अगर वो अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, तो उस केस में इन दोनों में से जो भी आपकी तारीख है वो पहले होगी, उस टाइम पे जो है कंपनी मतलब इन शेयर्स को अलॉट कर सकती है, राइट इशू कर सकती है। दोबारा से सुन लेते हैं। कंपनी कभी भी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ाना चाहती है, अब एक तो अपने फॉर्म होने के 2 साल के बाद, दूसरा पहली बार जब उसने अपने शेयर्स अलॉट किए हैं उसके 1 साल के बाद। इन दोनों में से जो भी डेट पहले है, अगर कंपनी तब अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाना चाहती है तब वो राइट इशू कर सकती है। सबसे पहले क्या होगा कि सर्च फॉर द शेयर शैल बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ऐसे शेयर होल्डर्स को, शेयर्स को वो सबसे पहले अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी। ठीक है, उनकी जो ऑलरेडी इक्विटी होल्डिंग है, जो उनकी कैपिटल, जितनी उनके पास कैपिटल उनके पास है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के प्रोपोर्शन में। और जो ऑफिशियल होते हैं वो एक नोटिस बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होंगे, टाइम लिखा होगा,
और जो टाइम होता है जो वो ऑफर करेंगे वो 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो टाइम देते हैं ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 30 दिन के अंदर उन्होंने जिसको भी ऑफर दिया है, जिस भी शेयर होल्डर को, उसने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया या कोई जवाब नहीं दिया, तो कंपनी मान लेती है कि ऑफर रिजेक्ट हो चुका है, फिर वो उन शेयर्स को कहीं और इशू कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा शेयर होल्डर है आपका जो शेयर्स को नहीं लेना चाहता, मान लीजिए मैं किसी कंपनी की शेयर होल्डर हूं, कंपनी ने मुझे कुछ एडिशनल शेयर ऑफर किए हैं, ठीक है, और मैं वो शेयर्स नहीं सब्सक्राइब करना चाहती, तो मैं अपना ये जो राइट है जो मुझे दिया गया है, इसको मैं किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो ये कुछ 3 आपके पॉइंट्स है जो आपके सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013 में आपको दे रखे हैं। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। 2 इलस्ट्रेशन है आपके, इलस्ट्रेशन नंबर 46 और इलस्ट्रेशन नंबर 47। जनरल एंट्रीज आप देखेंगे वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम नॉर्मल करते हैं, बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने प्रपोर्शन में, किस रेशो में शेयर्स जो राइट शेयर्स हैं उनको इशू किया जा रहा है। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 60 लाख की आपकी कैपिटल है, इशूड कैपिटल, जिसको डिवाइड कर रखा है 6 लाख शेयर, 10 रुपए का एक शेयर। कंपनी ने क्या किया है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया है राइट शेयर्स का, 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, मतलब हर एक 4 शेयर के ऊपर वो 1 शेयर देगी। तो अगर मान लीजिए मैंने कंपनी के 4 शेयर खरीद रखे हैं तो मैं 1 राइट शेयर खरीद सकती हूं। अगर किसी ने कंपनी के 8 शेयर खरीद रखे हैं तो वो 2 राइट शेयर्स ले सकता है। अगर किसी ने कंपनी के 12 शेयर खरीद रखे हैं तो वो 3 राइट शेयर्स खरीद सकता है। तो हर 4 पे 1 राइट शेयर कंपनी आपको ऑफर कर रही है। द राइट शेयर जो इशू किए गए वो 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। अमाउंट कैसे मिलेगी, एप्लीकेशन पे 6 रुपए प्रीमियम के साथ और अलॉटमेंट पे 6 रुपए प्रीमियम के साथ। सारे शेयर होल्डर्स ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और सभी से जो पैसा है वो आपको मिल चुका है। यहां अब जो राइट, एक और चीज बता दूं, जो राइट इशू होता है उसमें भी कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर, शेयर फॉरफीचर, ये सब होता है, नॉर्मली होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको ये देखना है किस प्रोपोर्शन में आपको राइट इशू किया जा रहा है, सॉरी राइट शेयर्स को इशू किया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हर 4 पे 1 शेयर मिलेगा। अब हमें निकालना कितना है कि कितने शेयर आप राइट शेयर है आपके। तो टोटल शेयर जो कंपनी ने इशू कर रखे हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो है 6 लाख। हर 4 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा। तो निकालने के लिए कि कितने शेयर आप इशू करोगे, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000। 1,50,000 राइट शेयर्स कंपनी इशू कर रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, कैसे निकालते हैं कितने राइट शेयर इशू कर रहे हैं, जितने भी कंपनी के शेयर हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे उस नंबर से कि अगर मान लीजिए यहां ये होता हर 5 के बदले 1 शेयर देगी कंपनी, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये होता हर 1 के बदले 1 देगी तो 1 से डिवाइड कर देंगे। 8 के बदले 1 शेयर देगी तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कह रखा होता कि हर 4 के बदले कंपनी 2 राइट शेयर इशू कर रही है, तो इस केस में हम क्या करते, 6 लाख गुणा में हर 4 के बदले 2 शेयर इशू कर रही है। सबसे पहले हम ये निकालते कि हर 4 से अगर हम डिवाइड कर दे 4 के बदले, तो 1 के बदले कितना देगी, 6 लाख बटे 4, और 2 के बदले कितना देगी, गुणा में 2। ठीक है, अगर ये होता कि कंपनी हर 5 शेयर के बदले 3 शेयर इशू कर रही है, तो 6 लाख बटे 5 के बदले गुणा में 3 शेयर इशू कर रही है। बस यही चीज है जो आपको याद रखनी है। बाकी सारा का सारा आपकी जो एंट्रीज हैं, कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी हम अभी तक करते आ रहे हैं शेयर्स को इशू करते टाइम। तो इस क्वेश्चन में हम अब जनरल एंट्रीज बनाएंगे। तो 1,50,000 हमने देख लिया हमारे शेयर्स इशू हो रहे हैं।
सबसे पहले एंट्री हम बनाएंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, तो आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1.5 लाख हमने कैलकुलेट कर लिया था कि 1.5 लाख आपके शेयर जो है वो राइट शेयर्स आप इशू कर रहे हो, एप्लीकेशन पे आपको 6 रुपए मिले, तो 1.5 लाख गुना में 6, ये हो जाएगा आपका 9 लाख रुपए। एप्लीकेशन रिसीव हो गई, पैसा आ गया बैंक अकाउंट में। अब इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का जो बैलेंस है इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिसमें आपके 9 लाख रुपए हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 क्योंकि हमने प्रीमियम भी मंगाया है एप्लीकेशन के साथ 1 रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो 9 लाख है, 6 रुपए का टोटल था, 6 रुपए आपने लिए थे, 6 में से 5 रुपए आपका शेयर की वैल्यू है और 1 रुपए आपका प्रीमियम है, तो 1.5 लाख 5 रुपए के हिसाब से ये आपका बनेगा 7,50,000, और 1 रुपए के हिसाब से आपका प्रीमियम बन गया 1.5 लाख। खत्म। अब हम डालेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। सबसे पहले ड्यू कर देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अलॉटमेंट पे भी आप प्रीमियम मंगा रहे हो तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 1.5 लाख शेयर है, सेम वही चीज है, 6 रुपए आप टोटल उनसे मांग रहे हो, 5 रुपए जिसमें से शेयर की वैल्यू और 1 रुपये प्रीमियम है, तो सेम यही एंट्री बनेगी आपकी 9 लाख 7,50,000 और 1.5 लाख। अब अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव हुई है, पूरी रिसीव हुई है, कोई भी एरियर नहीं है, ना ही कोई फोर फीचर आप कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 9 लाख। ठीक है, तो आप देखोगे कि जर्नल एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंट सिर्फ क्या है, बस एक ही चीज है कि आपको ये देखना है किस प्रपोर्शन में शेयर इशू किए जा रहे हैं, राइट जो शेयर है वो किस प्रपोर्शन में आप दे रहे हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, सिर्फ यही देखना है। नेक्स्ट देखो 47th का इलस्ट्रेशन, लास्ट इलस्ट्रेशन है ये आपका चैप्टर का। कुबेर लिमिटेड की हमें देखनी है, 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, फुल्ली पेड शेयर है। कंपनी ने नए इक्विटी शेयर इशू करे हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। जैसे ये आ गया कि कंपनी ने नए इक्विटी शेयर इशू करे हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑन राइट बेसिस, मतलब ये राइट शेयर है आपके 1:1 के रेशो में, मतलब हर एक शेयर के बदले आप एक शेयर दोगे। ठीक है, तो मतलब जितने शेयर है उतने ही आप दे रहे हो। तो देखो 2 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है, हर एक शेयर के बदले एक शेयर दोगे, यानी कितने शेयर दोगे आप, कितने शेयर इशू कर रहे हो, 2 लाख निकल गया। तो कंपनी 2 लाख शेयर ही इशू कर रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कैसे इशू कर रही है, 10 रुपए तो उसकी वैल्यू है और 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 10 + 10 टोटल 20 रुपए। कैसे ले रहे हो आप, एप्लीकेशन पे शेयर कैपिटल का हिस्सा है 5, प्रीमियम का हिस्सा है 5, ऐसे ही अलॉटमेंट पे 5 और 5। सारे शेयर होल्डर्स ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एक शेयर होल्डर के पास 600 शेयर थे जिसने सारी की सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ दे दिया, मतलब कॉल इन एडवांस, अलॉटमेंट का जो पैसा है वो भी इसने एप्लीकेशन के साथ दे दिया। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 400 शेयर थे, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, तो उसको हमने फोरफिट कर दिया और इनको आपने दोबारा से 8,000 रुपए कैश पे रीइशू कर दिया। तो आप देखोगे कि बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही है जैसे हम अभी तक कर रहे थे, बस हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी थी कि कितने शेयर के बदले आप कितने शेयर दे रहे हो, तो टोटल राइट शेयर्स जो हैं कितने इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एंट्री बनाएंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री बना लेंगे हम।
बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास आ रहा है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये कह रहा है कि आप 600 जो शेयर थे इसके ऊपर अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ ही मिल गया, कॉल इन एडवांस हो गया। तो कॉल इन एडवांस आपको पैसा एडवांस में मिला है तो उसकी एंट्री डाल देंगे हम, अलॉटमेंट मनी इन एडवांस। ठीक है, तो टोटल पैसा आपका बैंक में कितना आया है, एप्लीकेशन के नाम का जितना पैसा आया है, 2 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं तो एप्लीकेशन के आपके 10 रुपए बनते हैं, तो एप्लीकेशन के नाम का तो आपको 20 लाख रुपए मिले हैं। अलॉटमेंट की का पैसा भी आपको इसके साथ ही मिल गया, कितने शेयर्स पे, 600 शेयर्स पे। तो अलॉटमेंट का पैसा कितना है, 10 रुपए, 600 शेयर पे ये हो गया 6000। तो टोटल जो पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन के टाइम पे आया वो था 20,06,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, अब हमें इस एप्लीकेशन अकाउंट का जो ये वाला जो अकाउंट है एप्लीकेशन अकाउंट, इसके बैलेंस को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में और प्रीमियम अकाउंट में। तो हमारी एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितने पैसे हैं हमारे पास, 20 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम भी ले रहे हैं हम, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब प्रीमियम भी 5 रुपए का है और जो शेयर कैपिटल का हिस्सा है वो भी 5 रुपए का है, तो इसके हिसाब से इसको हाफ हाफ में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख और ये भी हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, अब हम करते हैं अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। तो पूरी ही ड्यू हो गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि अलॉटमेंट के साथ भी आप प्रीमियम मांग रहे हो तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना है, वही 2 लाख शेयर है, 10 रुपए का है टोटल, और 5 शेयर कैपिटल का हिस्सा है और 5 प्रीमियम का हिस्सा है। तो 2 लाख के हिसाब से 5 तो हो गया ये कैपिटल का हिस्सा और 5 रुपए हो गया प्रीमियम का हिस्सा। टोटल आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जो ड्यू हुई है अमाउंट वो है 20 लाख। अब रिसीव कितनी हुई है वो हम निकालेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, अब आपको याद हो एडवांस में पैसा रिसीव हुआ था तो उससे हमारा बैंक अकाउंट कम होगा, तो हम यहां लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये हमने डेबिट में क्यों लिखा है, देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना पैसा है टोटल हमारा 20 लाख। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन में दोगे आप बोल रहा है 400 शेयर थे किसी के पास जिसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया, तो आपको जो टोटल शेयर्स के ऊपर पैसा मिला है 2 लाख तो आपने टोटल आपने अलॉट करने थे आपको, ठीक है, इशू करे थे आपने, लेकिन 2 लाख में से ये 400 शेयर वाले पर्सन ने आपको पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो 2 लाख शेयर थे जिसमें 400 वाले ने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी को जो अलॉटमेंट का पैसा एक्चुअल में मिला है वो इतने शेयर्स के लिए मिला है 1,99,600 गुना में 10। तो यहां जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जो पैसा जाएगा वो जाएगा 1 लाख, ये जाएगा आपका 1,99,600 गुना में 10 रुपए अलॉटमेंट की। ठीक है, अब इतना अलॉटमेंट में जाएगा, लेकिन आपको ये पूरा पैसा नहीं मिला है, क्योंकि आपको इन 600 शेयर पे पैसा एडवांस में मिल गया था। तो ये एडवांस का पैसा मिला तो ये आप दोबारा तो नहीं देंगे आपको शेयर होल्डर्स, तो ये आपको इसमें से माइनस करेंगे, इसको छोड़ के आपको पैसा मिलेगा। ये हमने इसलिए यहाँ लिखा है ताकि हमें पता हो कि हमें ये जो 1 लाख ये जो हमें पैसा मिल रहा है यहाँ पे 19,90,000, ये 19,90,000 क्यों है, जबकि हमारा शेयर अलॉटमेंट पे अकाउंट में इतना है, ड्यू इतना हो रहा है
उन 400 को छोड़ के, जो नहीं दे ही नहीं पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 6000 हमें पहले ही एडवांस में मिल गए थे, इसीलिए ये इतना बैलेंस है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डालेंगे फोर फीचर की एंट्री, क्योंकि ये जो 400 शेयर है जिसके ऊपर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, उसको आपने फोरफिट कर दिया है, और जो हमने फोरफिट किया है वो अलॉटमेंट का पैसा है जिसपे प्रीमियम भी आपको मिलना था, तो प्रीमियम की एंट्री भी होगी आपकी फोर फीचर में। तो ये बन जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसमें इन 400 शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है वो आएगी, जो कि कितनी है, सॉरी, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। 10 रुपए क्यों है? क्योंकि इन शेयर्स पे आप एप्लीकेशन भी मांग चुके हो और इन शेयर्स पे आप अलॉटमेंट भी मांग चुके हो। तो एप्लीकेशन के 5 रुपए आप मांग चुके हो और अलॉटमेंट के 5 रुपए आप मांग चुके हो, यानी ये कोल्ड अप वैल्यू है 10 रुपए, पूरी कोल्ड अप है ये। ठीक है, तो ये यहां हो जाएगा 4000। ये तो कैपिटल वाला हिस्सा है। अब हम डालेंगे प्रीमियम वाला हिस्सा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इन 400 शेयर्स पे कितना प्रीमियम बनता आपका, 5 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2000। अब क्या नहीं मिला इन 400 शेयर पे, अलॉटमेंट नहीं मिली है और प्रीमियम के साथ नहीं मिली है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जाएगा, पूरा का पूरा प्रीमियम इंक्लूड करके पैसा, कैपिटल वाला हिस्सा भी और प्रीमियम वाला हिस्सा भी, 10 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगा 4000। तो बाकी का बैलेंस है जो आपको मिल चुका है, 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट, कितना मिल चुका है इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2000। फिर बता देती हूँ एक बार, वैसे तो ये हम कई बार कर चुके हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट में फोर फीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल के अकाउंट में जाता है आपका जितने शेयर फोरफिट हुए हैं उसकी कॉल्ड अप वैल्यू, कितना आपने कॉल कर लिया था। तो इन शेयर्स पे हम सब कुछ कॉल कर चुके थे, हमने 2 ही चीजें मांगी थी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 2 ही चीजें मांगनी भी थी, तो सब हमने मांग लिया था। एप्लीकेशन का आपका था 5 रुपए और अलॉटमेंट का था 5 रुपए। प्रीमियम हम कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते हैं। ठीक है, 10 रुपए पूरा कॉल्ड अप था। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में वो प्रीमियम का पैसा जाएगा जो इन 400 शेयर्स पे बनता था। तो ये 400 शेयर्स पे आप अलॉटमेंट नहीं दे पाए, तो जितना अलॉटमेंट पे प्रीमियम का हिस्सा बनता था सिर्फ वही हम डालेंगे, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम का हिस्सा सिर्फ 5 रुपए बनता था। ठीक है, प्रीमियम के साथ आपका शेयर फोरफीचर हुआ है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जो अमाउंट जाएगी वो विद प्रीमियम जाएगी। तो अलॉटमेंट में 5 रुपए तो वो शेयर की वैल्यू प्लस 5 रुपए प्रीमियम, टोटल 10 रुपए। ठीक है, और बाकी का फोर फीचर में। अब इन शेयर्स को आपने रीइशू भी कर दिया है 8000 रुपए कैश पे। ठीक है, तो रीइशू की एंट्री डालेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको बोल दिया, क्वेश्चन में बोल ही दिया कि शेयर्स को आपने 8000 रुपए में इशू किया है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है कितने रुपए आपको रिसीव हुए हैं, तो 8000 रुपए ही आपको रिसीव हुए हैं। ठीक है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी इन शेयर्स की, 4000, 10 रुपए के हिसाब से, और 2 यानी बाकी का जो भी है आपका वो है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। बस और कुछ यहाँ पे बांटने की जरूरत नहीं है, आपको बोल ही दिया 8000 रुपए कैश में आपने लिए हैं, तो 8000 में लिए हैं, तो ये जो 400 शेयर थे इनकी कॉल्ड अप वैल्यू थी 10 रुपए के हिसाब से 4000, बाकी का पैसा चला गया आपका प्रीमियम के नाम आपको मिला है। अब हम करेंगे कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर। तो शेयर फोर फीचर, कोई डिस्काउंट तो है नहीं, तो पूरा का पूरा आपका बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, शेयर फोर फीचर पूरे 2000 ये हो गया ट्रांसफर। तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है। इशू के यहाँ पे भी हम वही एंट्री करते हैं जो हम नॉर्मली इशू की एंट्री करते हैं, वही एडजस्टमेंट होंगी। आपको सिर्फ एक चीज निकालनी पड़ेगी, ये कि किस प्रोपोर्शन में, जो इस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कि कितने राइट शेयर्स आप इशू कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, बस ये चीज। बाकी सारा आपका सेम है जैसे हम अब तक करते आए हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो हो जाता है फिनिश। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ।
थैंक यू सो मच।